Hello students, welcome to my channel Sig Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन द सेंस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं और साथ साथ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू इनफाइनाइट वायर ऑन अ इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि उसके पूरे वायर के ऊपर जो भी चार्ज है उसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकता है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मेनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में सरफेस पे हो रहा है, वॉल्यूम पे हो रहा है या फिर लाइन पे हो रहा है, वो बात की बात है, बट मेनली इनका नाम जो है दो तरह से होता है। फर्स्ट हम बात करेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और सेकंड हम बात करेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट में क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट में होता है, ये कहीं पे भी कंटिन्यूअस नहीं होता है। जैसे कि देखो डिस्क्रीट में क्या है, जैसे एक चार्ज है Q1, फिर एक चार्ज है Q2, फिर Q3, Q4, Q5, ये पूरा का पूरा सिस्टम इंडिविजुअल चार्जेस में भरा पड़ा है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड वो है, राइट। कंटिन्यूअस नहीं है, एक जैसा इक्वल अमाउंट में यूनिफॉर्म वो नहीं है। उस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट, राइट। जबकि इसका जस्ट अपोजिट हम बात करेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की, जहां पे चार्ज क्या होता है पूरी बॉडी पे थ्रू आउट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे तुम्हें ये वायर दिख रहा होगा लीनियर, इस पे चार्ज कैसा है? एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। और हमारे पास में एक शीट है तो उस पे चार्ज शीट के एरिया के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट है, और फिर मेरे पास में एक स्फेयर है जो एक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसके ऊपर चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास में दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, एक जैसा नहीं, अनइक्वल, लेकिन इसमें इक्वल होगा और बॉडी वॉल्यूम लाइन और क्या कह सकते हैं हम, सरफेस के अकॉर्डिंग उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, नोट पढ़ लेते हैं। नोट मतलब कि कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, राइट। चार्ज ऑन अ कंडक्टर, चार्ज ऑन अ कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। इसका मेन रीजन है कि सारे चार्ज बाहर क्यों जाते हैं, देखते हैं। देखो, दिस इज वाई द बोथ ऑफ द सॉलिड एंड होलो कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ द सेम आउटर रेडियस विल होल्ड द मैक्सिमम इक्वल चार्ज। चाहे होलो हो या फिर सॉलिड हो, उनके सरफेस पे चार्ज मैक्सिमम रहेगा। कैसे? सरफेस पे चार्ज के जाने का एक मेन रीजन है, ठीक है। और वो मेन रीजन क्या है हमारे पास में? जैसे कि मेरे पास में एक कंडक्टर है, वेट अ सेकेंड, मेरे को एक पेन लेने दीजिए। हाँ, एक यहाँ पे मेरे पास में क्या है? एक कंडक्टर है, ये एक सॉलिड है, कंप्लीटली फिल्ड है, और यहाँ पे एक हमारे पास में कंडक्टर है जो होलो है, मतलब खाली है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये प्लस हो गया, प्लस प्लस प्लस, बहुत सारे चार्ज को हमने क्या कर लिया? इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और इसके अंदर तो चार्ज हो ही नहीं सकता क्योंकि ये यहाँ पे अंदर कोई जगह ही नहीं है। तो एक होलो के अंदर इनसाइड जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? क्यों इनसाइड जीरो नहीं होता है। अब होगा क्या यहाँ पे? जब भी हम एक कंडक्टर की बात करेंगे, आइदर इट इज अ कंप्लीटली फिल्ड और अ होलो, तो होगा क्या वहां पर? जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द बॉडी, वो उसमें क्या होने वाला है? डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, रिपल्शन के थ्रू चार्जेस बाहर चले जाएंगे। कैसे? देखो, ये फर्स्ट वाली बॉडी जो है वो सॉलिड है, राइट। फर्स्ट बॉडी हमारी क्या है? सॉलिड है, और सेकंड हमारी होलो है। अब इस सॉलिड कंडक्टर में होगा क्या? अंदर जितने भी चार्जेस है सेम अमाउंट होने की वजह से, सेम एक जैसा मतलब नेचर होने की वजह से, प्लस प्लस हो गया यहाँ पे माइनस माइनस, तो वो रिपेल करके कहाँ चले जाएंगे? आउटर लेयर में मूव कर जाएंगे। सारे चार्जेस कहाँ जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे रिपल्शन के थ्रू, ठीक है। और जब वो सरफेस पे आ गए तो चार्ज अंदर कैसे रह सकता है ना? तो एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो अंदर से रिपेल होके बाहर की तरफ आ जाएगा। और कंडक्टर की तो प्रॉपर्टी होती है ना कि वो चार्जेस को क्या करेगा? बाहर की तरफ मूव कर देगा, फ्लो होने भी देगा, क्योंकि वो रोक नहीं सकता, कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, इस वजह से सॉलिड के ऊपर की तरफ, पूरा सरफेस के ऊपर क्या जमा होने लग जाएगा? चार्ज जमा होने लग जाएगा। कब? इसी वजह से सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। और होलो की बात करेंगे तो होलो में तो वैसे ही नहीं करेगा, वो हमेशा कहाँ पे जमा होगा? सरफेस पे ही रहेगा। ठीक है, तो कंडक्टर्स में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि दिस इज वाई, सॉरी, इफ अ सरफेस इज अ यूनिफॉर्म द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस, और फॉर इररेगुलर
देखो यहाँ पे कहाँ गया वो, फॉर इरेगुलर सर्फेसिस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। मतलब कि अगर बॉडी हमारी यूनिफॉर्म है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी हर जगह पे एक जैसा होगा, बट बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगा, मतलब कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो सकता है। ठीक है, इट इज मैक्सिमम वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिनिमम। ये जहां पे पतला होगा वहां पे चार्ज सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, हमारी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। ध्यान रखना, अगर बॉडी का शेप और साइज कुछ ऐसा है, ठीक है, तो सॉरी ऐसा, तो इस पे किस तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। किस तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, इस पॉइंट पे। तो जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, बाकी कम रहेगा। ठीक है, तो ये देखो डायग्राम में दिख रहा है, इसमें है ना, देखो फर्स्ट वाले स्फेयर में, ये फर्स्ट स्फेयर जो है हमारे पास में, इसमें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल है, क्योंकि देखो ये यूनिफॉर्म है, जबकि ये वाला जो हमारे पास में सेकंड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियस ही बात है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसका जहां रेडियस कम होगी वहां पे ज्यादा होगा, और जहां रेडियस कम होगी वहां पे क्या होगा, कम हो जाएगा हमारा चार्ज। अगर मैं इन पॉइंट्स को ए और बी कंसीडर करूं कि ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q ऑफ मतलब चार्ज ऑफ ए पॉइंट इज ग्रेटर देन चार्ज ऑफ ए पॉइंट इज लेस देन चार्ज ऑफ बी पॉइंट, क्योंकि बी पे रेडियस क्या है हमारी, कम है, तो वहां पे है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। क्लियर, तो ये रही बात चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये तो मेनली दो टाइप थे, कंटिन्यूअस और कह सकते हैं डिस्क्रीट, लेकिन अब इनके डिस्ट्रीब्यूट होने के मतलब अकॉर्डिंग उनके नेचर के अकॉर्डिंग तीन तरह से ये होता है। कैसे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ लीनियर, कोई भी लाइन के अलावा मतलब पूरी लाइन के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। देखो पढ़ते हम, द when the charges are distributed linearly का मतलब एक लाइन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट ऑन एनी गिवन वायर और एनी गिवन कर्व। देखो ये डायग्राम दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व है, तो इन पे चार्ज उनके अकॉर्डिंग इस पे इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट पार्ट, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कि Q बाय L। वापस बोल रहा हूँ, लेमडा इक्वल्स टू Q बाय L हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी ऐसा ही यूनिट हो जाएगी, चार्ज की होती है कुलाम और लेंथ की होती है मीटर, तो कुलाम पर मीटर इसकी ऐसा ही यूनिट हो गई। इसका डायमेंशन हो जाएगा L1 T-1। रुको, इसका डायमेंशन हम अलग से निकाल देते हैं। जैसे कि देखो, ओ लाइट चली गई, कोई बात नहीं, आपको तो वैसे क्लियरली विजिबल है, तो हम इसका डायमेंशन निकाल देते हैं। Q बाय L हमारे पास में लेमडा है, तो Q क्या तो होता है A1 T1 और लेंथ का हो जाएगा L1, तो ये हो जाएगा डायमेंशन A1 T1 और L-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसके बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ अ वैल्यू ऑफ अ लैम्डा चेंजेस विद द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस टेकन ऑन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू अगर लाइन के अकॉर्डिंग ले रहे हो तुम, मतलब कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो लैम्डा की वैल्यू वेरी करने से हम बता सकेंगे कि है ना ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह का है, नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने के लिए हर जगह पे चार्ज इक्वल होना चाहिए। ये जैसे कि पेन है तो इस पे हर पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू बराबर हो, तो उसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। बट अगर यहाँ पे कहीं पे ज्यादा है या फिर चार्ज कम है, फिर ज्यादा है फिर कम है, तो ये एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन क्या है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, हर जगह पे उसकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और इफ द वैल्यू डज नॉट चेंज इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और वैल्यू नहीं बदल रही तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब सेम डेफिनेशन हम आगे दो के लिए भी यूज करेंगे, बस वहां पे लीनियर मतलब लाइन के अकॉर्डिंग नहीं, एरिया के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। कैसे, देखो नाउ वी हैव द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, व्हेन द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ गिवन सरफेस, प्लेन शीट ऑफ अ चार्ज या फिर वॉल सिलेंडर ले लो या फिर स्फेयर ले लो, सॉलिड स्फेयर या फिर होलो स्फेयर, तो इनके सरफेस पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय A, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि देखो इसकी तो होती है कूलम और इसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट हो गई। एंड वी हैव द डायमेंशन L1 L-2
टी और A1 कहाँ से आया ये भी Q बाय A से आया है। देखो सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय A, Q का हो जाएगा A1 T1 अपॉन L2, तो ये हो जाएगा A1 T1 L-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है जी, ये हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हो गया, डायमेंशन हो गए इसके। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी ऊपर के दो डेफिनेशन जैसा ही है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है किसी भी चार्ज का बॉडी के ऊपर, वो अलोंग द वॉल्यूम हो रहा है, मतलब पूरे वॉल्यूम में चार्ज का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जब पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Q बाई V इसका फॉर्मूला हो जाएगा, उसको डिनोट करेंगे हम रो से। तो रो इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो तीन तरह के हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखे हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तीनों को डिनोट करते हैं लेमडा से, लेमडा के बाद में सिग्मा, सिग्मा के बाद में रो। ठीक है, इसका डायमेंशन हो जाएगा L-3 T1 A1 और इसका ऐसे यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज के दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मेनली थे, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, और उसके बाद में हमने इनके डिस्ट्रीब्यूशन होने के तरीके पे, मतलब कि लाइन के अकॉर्डिंग, सरफेस के अकॉर्डिंग और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, उन तीनों को भी हमने पढ़ लिया। ठीक है जी, अब आपके जो टॉपिक आ रहा है बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इस पे डेरिवेशन छोड़ो, इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको और अच्छे से समझ लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तीन तरीके से हो सकते हैं। पॉइंट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लाइन चार्ज का हो सकता है, एरिया चार्ज का हो सकता है, वॉल्यूम का। तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हम निकाल रहे हैं पॉइंट चार्ज के बारे में। ठीक है, कंसीडर करो कि एक पॉइंट है और उस पॉइंट ए पे एक चार्ज हमने रख रखा है Q। इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P पे एक हमने दूसरा चार्ज रखा है Q0। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल Q है और एक स्मॉल q है, और ये दोनों एक दूसरे से r सेपरेशन पे रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये कैपिटल Q इस स्मॉल q के ऊपर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। जो बड़ा है उसका अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वो छोटे वाले के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। जिसका डायरेक्शन है ना हमारे तरफ दे रखा है लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट जा रहा है। ठीक है, तुमको क्लियरली विजिबल है डायग्राम में। अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या होगा, कूलम फ्लो के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमारा Q1 कितना है, कैपिटल Q, Q2 कितना है, Q0, और हमारी डिस्टेंस कितनी है, R स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F अपॉन Q0। ठीक है, F अपॉन Q0, तो इसका मतलब हम इस F में किसका डिवाइड लगा दे, Q0 का डिवाइड लगा दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। राइट, तो F अपॉन Q0 किया है हमने, और Q0 करने के बाद में Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखते हैं क्या हो रहा है। देखो Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिला, Q मतलब कि कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, मेन फॉर्मूला ही है। ठीक है, मेन फॉर्मूला। ठीक है, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप K भी लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है फॉर्मूला, छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत काम आता है, लेकिन है उतना ही इजी भी है। ठीक है, वेक्टर फॉर्मेशन में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इन अ वेक्टर फॉर्म इट कैन बी रिटन एज ER, मतलब दिखाना है कि पोजीशन R के डायरेक्शन में KQ बाय R स्क्वायर R कैप से डिनोट कर सकते हैं हम, KQ बाय R स्क्वायर R कैप से डिनोट कर सकते हैं। और वी नो दैट कि R कैप जो है हमारा यूनिट वेक्टर है, R वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड। तो जब इसको है ना ढंग से हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो एक R हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा और हम इसको यहाँ पे रख देंगे, तो इट विल बी KQ बाय R क्यूब R वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म आ गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और KQ बाय R स्क्वायर जो हमारे पास में है वो क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। तो ये दो तरीके के फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। ठीक है जी, इजी। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट कंडक्टिंग वायर। अभी हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था, अब हम निकालेंगे फाइनाइट कंडक्टिंग वायर के लिए। आगे जाके हम और भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा वहां पे उसकी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग। अभी देख लेते हैं फाइनाइट के बारे में। ठीक है, तो बच्चों देखो
यहाँ पे मेरे पास में क्या है, एक मैं इसको एक अलग पेज पे ले लेता हूं। तो वी हैव द फाइनाइट वायर, जैसा कि तुम देख सकते हो डायग्राम में। ठीक है, रुको एक पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहां से ऐड करते हैं हम, पेस्ट। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, एक फाइनाइट वायर है अपने पास में। ठीक है, और अब इसमें देखते हैं एक एक करके सारी वैल्यूज क्या है, कैसे है, सब देख लेते हैं। बट पहले मैं सबको इरेज कर दूं ताकि आपको वापस शुरू से समझा सको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। हम्म। ओके, चलो कंसीडर करो अपने पास में एक फाइनाइट लेंथ का वायर है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, एल दे रखी है। इसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यू चार्ज इसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरी की पूरी सरफेस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज। तो इसके एक्स डिस्टेंस पे, इसके मतलब कि इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर हम क्या कर रहे हैं, एक डीएक्स एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है जी, ये जो हम मैंने पिंक पिंक हाईलाइट कर रखा है, ये एक डीएक्स एलिमेंट है, कंसीडर कर रखा है। ठीक है, वैसे तो हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इस पूरे वायर की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा उस पॉइंट पी पे लग रहा होगा, राइट। अब ये पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, रुको आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियरली और बड़ा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इजीली दिख रहा है, डीएक्स एलिमेंट है और इसकी वजह से पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। और छोटा सा अगर हमने एरिया एलिमेंट कंसीडर करा है, ये डीएक्स अगर हमने थोड़ा सा कंसीडर करा है, तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगेगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, डीई। ठीक है, अभी डीई का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, जैसा तुम देख सकते हो डायग्राम में, डीई क्या है, ऊपर की तरफ हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये यहाँ पे इसके दो पॉइंट्स है। पहला जो पॉइंट ए है ऊपर, ये पॉइंट ए, ये इस लाइन के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा 1 एंगल बना रहा है। और दूसरा जो पॉइंट हमारे पास बी है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा 2 एंगल बना रहा है। और हमारा डीएक्स एलिमेंट जो है वो डायग्राम में इस एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। समझ में आया? ये जो हमारा डीएक्स एलिमेंट है, ये यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन के साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो इफ दिस वन इज थीटा, तो ये वर्टिकली अपोजिट से क्या हो जाएगा, ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। और ऊपर पॉइंट ए जो एंगल बना रहा है वो हो गया थीटा 1, और पॉइंट बी जो एंगल बना रहा है वो हमारे पास में हो गया थीटा 2। और पॉइंट पी की इससे डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आर डिस्टेंस हमने दे रखी है। ठीक है, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लेमडा, लेमडा इक्वल्स टू क्यू बाय एल। लेकिन हमने तो छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा है, तो लेमडा इक्वल्स टू क्यू बाय डीएक्स। ठीक है, तो यहां से क्यू का फॉर्मूला क्या जाएगा, क्यू इक्वल्स टू लेमडा इंटू डीएक्स। ये तो आ गया हमारे पास में एक फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम में क्लियरली लिखा हुआ, कहा गया, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पूरे डायग्राम में बनेगा, तो हम अगर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंसीडर कर रहे हैं डीई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। बट वी नो कि है ना, डीई के लिए आर स्क्वायर बोले तो ये वाली डिस्टेंस, कौन सी वाली डिस्टेंस, ये। ठीक है जी, पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है ना डीएक्स एलिमेंट की, ये डिस्टेंस हमें निकालनी, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चों, दिख रहा है यहाँ पे जो ग्लिटरी ग्लिटरी दिख रहा है, ये आपको यहाँ की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये डिस्टेंस निकालना बहुत ही ईजी है। ठीक है, देखो डायग्राम दिख के लग रहा है ना, यहाँ से अगर बात करें तो ये आर है और ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पीजीटी के अकॉर्डिंग हो जाएगी ना। रिपीट कर रहा हूँ, ये डायग्राम है और यहाँ पे ये आर है और ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पीजीटी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हम आर की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो यूज करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लग रहा है, अंडर रूट लग रहा है, बट फॉर्मूला क्या होता है, उसका भी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल हो जाएगा हमारे पास में के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है,
क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, समझ में आ रही है तुम्हें बात? यहाँ पे अगर इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारा के सारा प्लस वाला जो दिख रहा है, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होना चाहिए, राइट? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो हमें पहले सबसे पहले डीई के दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे थीटा आ गया, तो इसके कंपोनेंट बनाएंगे हम। यहाँ पे आ जाएगा डीई कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा हमारे पास में डीई साइन थीटा। ठीक है, थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो डीई कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट जो कंपोनेंट है वो हमारा डीई साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, क्लियर? यहां से हमारे पास में ये डीई कॉस थीटा आ गया। अब अगर तुम बात कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो तुमने थोड़े से एलिमेंट का लिया था, तो पूरे का ही निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट हम यूज करेंगे, डी साइन थीटा यूज करेंगे या डी कॉस थीटा? मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कौन सा यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है हम उसे यूज करेंगे। विच वन इज इंपॉर्टेंट? तो ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डी कॉस थीटा, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जा रहा है उधर इसका डायरेक्शन है, तो हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डीई एक्स, क्योंकि ई एक्स लिखा है मैंने, बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, डायग्राम में दिख रहा है, अगर नहीं है तो मैं ड्रॉ करके होता हूँ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ, क्योंकि ये प्लस है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो यूज कर रहे हैं हम, तो वो डी कॉस थीटा ही हमारा है। ठीक है, तो अब यहां से आ जाएगा ये डीई कॉस थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब मेन बात आएगी कि व्हाट इज द लिमिट, तो लिमिट इसकी आ रही है, देखो बी पॉइंट मतलब कि थीटा 1 से लेकर, बी पॉइंट मतलब थीटा 2, सॉरी थीटा 2 से लेकर ए पॉइंट तक, बी से ए तक जा रहा है ना, तो यहाँ से थीटा 2 से लेकर यहाँ से थीटा 1 तक, ये हमारी लिमिट्स हो जाएगी। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट से ऊपर तक, डायग्राम में थीटा 1 से थीटा 2 तक जा रहे हैं हम। ठीक है, तो चलो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ओ, लाइट्स भी आ गई वापस। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो डीई का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई, और इधर हमारे पास में आ जाएगा थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक। बट एक कैच है, थीटा 2 नीचे की तरफ है, अगर हम एक्सिस कंसीडर करें ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक, ऐसा कह सकते हैं ना, नीचे से लेकर ऊपर तक हम जा रहे हैं। पूरे वायर, पूरे फाइनाइट वायर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो थीटा 2 से थीटा 1 तक ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, डीई की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर हमारे पास में आ जाएगा कॉस थीटा। चलो कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, कॉस थीटा निकालने से पहले हमारे पास में एक काम है। हाँ, चार्ज की वैल्यू ये दिख रही है आपको, चार्ज की वैल्यू क्या निकाली थी, लैम्डा डी एक्स, तो उसको रख देते हैं यहाँ पे, चार्ज की वैल्यू को किया जाएगा लैम्डा डी एक्स, और ये हो गया हमारे पास में कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब बाहर आ जाएगा, ये क्या क्या टर्म्स फिक्स है उनको बाहर निकाल देते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में फिक्स जो है वो है, एक तो के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी, और बस यही है। और यहाँ पे हम dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। वेट अ सेकेंड, इस डेरिवेशन में cos थीटा ही आ रहा है। हाँ, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे, और सब की सब वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अभी अभी हमारे पास में एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो देखो आर क्या है हमारे पास में और एक्स क्या है, तो हम यहाँ पे टेन थीटा यूज कर सकते हैं। ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल है ये रहा, इस ट्राइंगल में हम निकाल देंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो अब हम इसमें निकाल देंगे टेन थीटा। टेन थीटा निकालने से क्या होगा, हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, dx का हमें क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे cos थीटा है और cos थीटा एंगल फॉर्मेट है, और जबकि ये सब का लेंथ में दे रखा है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एक्स है और बेस क्या है, आर है। डायग्राम में देखो परपेंडिकुलर क्या है, ये हो गया हमारे पास में, ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ट्राइंगल उल्टा करके देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि तुम्हारे पास में जो ये 90 डिग्री का है वो यहाँ पे दे रखा 90, तो ये हो गया हमारे पास में बेस, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर उल्टा। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू, एक सेकेंड, यहाँ से बात आ जाए x इक्वल्स टू आर टेन थीटा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx क्या हो जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे एक एक करके वैल्यूज रख देते हैं, मैं इसको कहीं साइड में लिख देता हूँ ताकि तुम्हारे को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई आर, तो x इक्वल्स टू आर टेन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में dx आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, जिसको और हमारे पास में जो जो भी वैल्यू है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक के लेमडा dx की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, दिख रहा है डायग्राम में, सॉरी दिख रहा है आपको नोट्स में, दिख रहा है यहाँ पे आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, ये दिख रही है एक्स की वैल्यू आर टेन थीटा, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट क्लोज, और बाहर क्या आ रहा है कॉस थीटा, ठीक है। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है वो काट देते हैं हम। यहाँ पे काटने से पहले हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा e इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक, तो ये हो जाएगा के लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। बच्चों एक बात बता देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा जो होता है, सेक स्क्वायर थीटा वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये दोनों डायरेक्ट कट कैंसिल आउट हो गए। आर से हमारा आर का स्क्वायर कट जाएगा, तो अब हमारे पास में जो वैल्यू बचेगी उसमें हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई इक्वल्स टू थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक, के और लेमडा बाहर की तरफ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, राइट, और हमारा आर भी बाहर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास में है ना, हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कॉस का जो हमारे पास में इंटीग्रेशन आएगा, कहाँ गया वो, मैंने अभी जस्ट निकाला था, साइन थीटा होता है, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है हमारे पास में, साइन थीटा आता है। तो E इक्वल्स टू के लेमडा अपॉन आर, इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा और लिमिट आ जाएगी माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, और यहाँ पे आ जाएगा E इक्वल्स टू के लेमडा अपॉन आर, हम कर लेंगे इसको लिमिट्स डाल लेंगे, साइन थीटा 1 माइनस साइन और माइनस का थीटा 2, ये लिमिट्स डाल दी मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा 1 और माइनस साइन थीटा जो होता है ब्रैकेट के अंदर जो माइनस वो बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 2। तो ये हमारे पास में फाइनल फॉर्मूला है, फाइनल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ ऑफ अ वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में आ गया। आपको अगर इसके नोट्स डाउनलोड करने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये नोट्स, ठीक है। और इसी तरह से अगर तुम्हें वर्टिकल कंपोनेंट के लिए भी निकालना हो तो हमारे पास में सिमिलरली करके ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमने अभी जस्ट निकाला है, के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक कंडीशन देखो, कंडीशन है इफ द वायर हैज इनफाइनाइट लेंथ द एंगल इज सो क्लोज टू द वायर। अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए तो अगर हम ऊपर देखते हैं, एक वायर के सामने खड़े हो, तुम सोचो वायर इनफाइनाइट है, ऊपर देखा तो कितना एंगल बन जाएगा, अभी सामने देख रहे हो ना तो वो ऐसा आ रहा है, लेकिन ऊपर देखो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमारे थीटा कितने हो जाएंगे, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कितने हो जाएंगे, π/2 90 हो जाएगा वहां पे। तो हम इस फॉर्मूला में रख देंगे ना, साइन 90 प्लस साइन 90 कितना होता है, साइन 90 प्लस 90 1 और 1 हो जाएगा ना,
बात समझ में आ रही है? यहाँ पे sin 90 की जगह पे 1, sin 90 की जगह पे 1, 1 + 1 2, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है बेटा जी, तो ये जो चीज है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है फाइनाइट के लिए और इनफाइनाइट के लिए। फाइनाइट के लिए तो आ रहा है k लैम्डा अपॉन r sin θ1 + θ2, बट इनफाइनाइट के लिए 90 का कंडीशन डाल देंगे हम, क्योंकि जब आप ऊपर देखते हो तो गर्दन बिल्कुल एकदम सीधी स्ट्रेट हो जाती है, 90 है ना, तो वहां पे हो जाएगा वो 2k लैम्डा अपॉन r। ठीक है, और सामने की बात करें 0 डिग्री एंगल है 180, तो उस कंडीशन में ई वाई पे कितना है ये 0 है। सेमी इनफाइनाइट की कंडीशन रखें, सेमी इनफाइनाइट बोले तो एक तरफ तो इनफाइनाइट है और एक तरफ क्या है वो फिक्स है, तो मतलब कि एक तरफ तो वो 0 एंगल बना रहा है और एक तरफ वो 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन दोनों में डाल के हमको दो नए फॉर्मूले और मिलते हैं, E = k लैम्डा अपॉन r, E = माइनस का k लैम्डा अपॉन r। तो ये हमारा था डेरिवेशन फॉर द इनफाइनाइट और फाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। हमने किसकी मदद से निकाला है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से निकाला है। ठीक है, इसका ग्राफ हो जाएगा ये एक कर्वी लाइन, क्योंकि देखो E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। ठीक है, बस ये इतना ही था डेरिवेशन। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो तुम्हें याद रखने हैं, बस डायरेक्टली इनका डेरिवेशन कोर्स में है नहीं। जैसे कि देखो एक एंगल बना रहा है लाइन चार्ज के लिए 2k लैम्डा अपॉन r sin थीटा हो सकता है हमारे पास में, दो पर्टिकुलर सेम एंगल बना रहे हो तो। एक ये यू शेप का उल्टा यू हॉर्स शू शेप का हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सेमी सर्कल मतलब सेमी सर्कल का भी सर्कल मतलब 1/4 ऑफ सर्कल अगर आता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है √2k लैम्डा अपॉन r, और सेमी सर्कल हो तो 2k लैम्डा अपॉन r। तो हमारे को ये कुछ कंडीशन याद रखनी है, 3/4 ऑफ सर्कल हो तो, ये हॉर्स शू जैसा हो तो E = 0। ये नोट्स आपको वैसे भी अवेलेबल है टेलीग्राम पे, वहां जाके जरूर देख लेना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। और आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उसके लिए थैंक यू। आपके लिए और भी नई वीडियोस आती रहेगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ लेके आ सकूँ। आप मेरी मदद भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस देन प्लीज सपोर्ट अस ऑन दिस QR code, और as well as if you want to download these notes then join my telegram channel। यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कीजिए नोट्स, कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।